नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मानवी की क्लासेस में। आशा करता हूं कि बच्चों आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो 12th क्लास की हिस्ट्री पर होगी, क्योंकि हमारी अभी तक जो चैनल पर ज़्यादातर वीडियो डाली जा रही है वो पोल साइंस की वीडियो डाली जा रही है। तो हमने आज सोचा कि हिस्ट्री की भी एक वीडियो डाल दी जाए। बच्चों, हिस्ट्री का 12th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर आप देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की, हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की। बच्चों, हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है राजा, किसान और नगर, जिसमें बच्चों बेसिकली आप महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें आप महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। उस टाइम राजा कैसे होते थे, उस टाइम खेती किस तरीके से की जा रही थी, और नगरों की बसावट किस तरीके से हुई, और उनके बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, और उनकी जानकारी किन किन चीज़ों से मिलती है। ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, एक चीज़ और आप सबसे मैं पूछना चाहूँगा, इतिहास है क्या? आपके मन में भी कई बार क्वेश्चन आया होगा। आप शुरू से ही हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, तो हिस्ट्री बेसिकली है क्या? सबका एक कॉमन सा आंसर होगा, हिस्ट्री क्या है? जो हम बीता हुआ टाइम पढ़ते हैं वो क्या होती है? वो हिस्ट्री होती है। बिल्कुल सही, बीते हुए समय को ही हम हिस्ट्री कहते हैं। और आपको पता है हम 12th क्लास में कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? इंडियन हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? इंडियन हिस्ट्री। 11th क्लास में तो बच्चों आपने विश्व इतिहास पढ़ा था, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी थी, लेकिन अब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री का ये कौन सा टाइम था। ठीक है, क्योंकि इतिहास बेसिकली क्या है? बीता हुआ टाइम है। तो हम देखेंगे कि ये इंडियन हिस्ट्री का टाइम था 600 ईसा पूर्व से, यानी कि 600 BC से 600 ईस्वी तक, यानी कि AD तक। ठीक है बच्चों, लगभग 1200 साल का हम इतिहास इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, 1200 साल का इतिहास पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और बच्चों, इस चैप्टर में जब हम 1200 साल के इतिहास की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि इस टाइम में क्या क्या चेंज आए, क्या क्या बदलाव आए। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन ही आपका जो बनेगा वो बनेगा बच्चों 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच भारतीय इतिहास में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या बदलाव आए। बच्चों देखो, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है और वीडियो के फ्रेम में भी छोटा बोर्ड आता है, इसलिए थोड़ा सा खींच के लिखना पड़ता है। आप कोऑपरेट करें, समझने की कोशिश करें। तो बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा? इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? और ये आ जाता है 4 नंबर में आ जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनना है कि 600 ईसा पूर्व से 600 BC से 600 AD ईस्वी तक भारतीय इतिहास में क्या क्या बदलाव आए। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों क्या क्या बदलाव आए 600 BC से 600 AD के बीच बदलाव। तो बच्चों, वो बदलाव से जो पहला बदलाव आया, सबसे पहला जो बदलाव आया वो हुआ नगरों का उदय। नगरों का उदय। बच्चों, इन सब पॉइंट को आप नोट करते रहा करो, आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, नोट करते रहा करो। पहला बदलाव क्या आया? नगरों का उदय। दूसरा बदलाव आया बच्चों ब्राह्मणीय विचारधारा का प्रभुत्व। अभी मैं इन सब को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी आप पॉइंट नोट करते रहे। तीसरा जो बच्चों बदलाव आया वो आया कृषि विधियों में बदलाव। ठीक है, कृषि करने की जो विधियां थी उनमें बदलाव आया। और बच्चों इसके साथ साथ क्या होने लगा? लोहे की धातु का प्रयोग होने लगा। कौन सी धातु का प्रयोग होने लगा? लोहे की धातु। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु का प्रयोग होता था? कांसा।
जो किन दो धातुओं से मिलता है वो कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में जो कांसा मिला है, ब्रोंज मिला है, वो कौन सी दो धातुओं को मिला करके बनाया जाता था, ये कमेंट करके मुझे सभी बच्चे बताएंगे, और रेगुलर बच्चे तो ज़रूर बताएंगे। और बच्चों इसमें एक और बदलाव आया, सिक्कों का प्रयोग होने लगा। किन चीज़ों का प्रयोग होने लगा, सिक्कों के। और सिक्के भी कैसे थे, वो धातु के सिक्के। सिक्कों का प्रयोग, ठीक है। अब एक एक करके पॉइंट समझ लेते हैं। देखो बच्चों, नगरों का उदय, नए नगरों का उदय। बच्चों आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी। अगर आप एक मैप देखोगे, मान लो बच्चों मैप बनाना वैसे भी बड़ा टफ है, फिर भी आप अगर देख सकते हो तो कोशिश करो। मैं इस साइड बना देता हूँ भारत का थोड़ा सा मैप, छोटा सा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, हमेशा जब भी मानव कहीं पर निवास करता है, वो कहाँ पर निवास करता है, वो निवास करता है नदी किनारे। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर बसी थी, हड़प्पा सभ्यता बसी थी सिंधु नदी के पास, ठीक है, सिंधु नदी के पास, ये तो आपको पता होगा। और वो कब तक ख़त्म हो गई थी, 1900 ईसा पूर्व तक आते आते, 1900 ईसा पूर्व तक आते आते बच्चों उसका हो गया था डी एंड, पिक्चर क्लोज्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रहने वाले लोगों ने पलायन किया और वो कहाँ पर आकर के बसे, गंगा घाटी के किनारे। कौन सी घाटी के किनारे, गंगा नदी, ठीक है। और बच्चों ये 900 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक ना, क्या कौन सा टाइम रहा, ये रहा वैदिक सभ्यता, ठीक है, सभ्यता। अगर आप भारतीय इतिहास को पढ़ोगे तो भारतीय इतिहास जो शुरू होता है वो हड़प्पा सभ्यता से शुरू होता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद बच्चों भारत में आती है वैदिक सभ्यता, जो कि आप इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, आप आगे जा कर के पढ़ोगे। और उसके बाद बच्चों वैदिक सभ्यता के बाद गंगा नदी के किनारे छोटे छोटे नगर बसने लगते हैं, और वह छोटे छोटे नगर क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर शुरू होता है 600 ईसा पूर्व के बाद, यहाँ पर शुरू होता है बच्चों महाजनपद काल, ठीक है। इतनी बात बच्चों आपकी समझ आई होगी, ठीक है। तो पहला चेंज क्या हुआ, नगरों का उदय होने लगा, ये महाजनपद सामने आने लगे। कई सारे महाजनपद थे, जैसे कुरु, अवंती, पांचाल, मगध। मगध सबसे शक्तिशाली था, क्वेश्चन आता है, पढ़ेंगे। और बच्चों ब्राह्मणीय विचारधारा का प्रभुत्व। देखो बच्चों, वैदिक सभ्यता के बाद जब महाजनपद टाइम आया, जब राजा राज करने लगे, तो ब्राह्मणीय विचारधारा का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व बढ़ता चला गया। आप तीसरे चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। उसी टाइम जाति सिस्टम हमारे देश में शुरू हो गया, उसी टाइम वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सारी व्यवस्था इस टाइम में ही शुरू हुई थी। और बच्चों उसके साथ साथ ब्राह्मणीय प्रभुत्व, जब ब्राह्मणीय विचारधारा का प्रभुत्व हुआ तो उसके साथ साथ कुछ नए विचार भी आने लगे। क्या आने लगे, नए विचार, जिनसे नए धर्मों का जन्म हुआ, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये भी इसी टाइम हुआ, ठीक है। और ये आप ब्राह्मणीय विचारधारा के बारे में आप तीसरे चैप्टर में पढ़ोगे, और जैन और बौद्ध धर्म के बारे में आप फोर्थ चैप्टर में पढ़ोगे। उसके साथ साथ बच्चों एक जो बड़ा बदलाव आया, वो आया कृषि विधियों में बदलाव। कृषि करने के तरीके बिल्कुल बदल गए, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। लोहे की धातु का प्रयोग होने लगा। बच्चों जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में कांसे का प्रयोग होता था, वैसे ही अब लोहे का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। लोहे के हथियारों का प्रयोग होने लगा और लोहे के अन्य उपकरणों का प्रयोग होने लगा। उसके साथ साथ धातु के सिक्के, ठीक है, गुप्त शासकों ने सबसे पहले बनवाए धातु के सिक्के। धातु के सिक्कों का प्रयोग होने लगा व्यापार के लिए, विनिमय के लिए। आशा करता हूँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बच्चों आप समझो। देखो हमने क्या किया, मैंने क्या बोला, 600 BC से 600 AD के बीच क्या क्या बदलाव आए। लगभग बच्चों आज से ये 1617 या 2000 साल पहले की बात है, ठीक है। आज से ये 2600 साल पहले की बात आपको मैं बता रहा हूँ। तो इतने साल पहले ना तो आपके दादाजी जिए ना मेरे दादाजी है, तो हमें पता कैसे चलता है, हमें इतिहास का पता चलता है कुछ साक्ष्यों से। किन से पता चलता है, साक्ष्य, कुछ साक्ष्यों से पता चलता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये एक क्वेश्चन हो सकता है, एक मिनट रुकिएगा।
तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच जो बदलाव आए उनकी जानकारी कौन से साक्ष्य देते हैं, ठीक है, कौन से साक्ष्य देते हैं। तो बच्चों इनकी जो जानकारी देने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है अभिलेख, ठीक है। बच्चों अभिलेख से ना आपके 3 बड़े क्वेश्चन बनते हैं, 8-8 नंबर के, 8 मार्क्स के 3 बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अभिलेख इंपॉर्टेंट है। मूर्तियां, सिक्के, ग्रंथ, ठीक है, ये सारी चीजें इस टाइम की जानकारी देती है। आगे बच्चों आपको समझ में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि अभिलेख किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन होगा, अभिलेख किसे कहते हैं। बच्चों ये 1 नंबर में पक्का आता क्वेश्चन, मेरे पेपर में भी आया था, मैंने भी 1 नंबर का ये क्वेश्चन किया और मुझे पूरे मार्क्स मिले। देखो बच्चों अभिलेख बेसिकली क्या होता है, किसी भी कठोर धातु, भले ही वो बर्तन हो या कोई पत्थर हो, ठीक है, कठोर धातु होना चाहिए। कठोर का मतलब मजबूत। किसी भी कठोर धातु पर गुदे लेख, गड़े हुए लेख क्या कहलाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। इसको लिख सकते हो, किसी भी कठोर धातु पर, ठीक है, किसी भी कठोर धातु पर उत्कीर्ण या लिखे हुए लेख क्या कहलाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं, ठीक है। बच्चों अभिलेख बनाने की सबसे पहले जो शुरुआत की वो किसने की, वो की अशोक ने। किसने की, अशोक सम्राट, अशोक के बारे में आप सब जानते होंगे। और अब एक क्वेश्चन आता है अशोक से जुड़ा हुआ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अशोक ने शुरुआत की। और बच्चों अभिलेख जो लिखे जाते थे वो राजा अपने कार्यों को बताने के लिए लिखता था, ठीक है। अभिलेखों से बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत ज़्यादा जानकारी, ठीक है। लेकिन बच्चों अभिलेख कुछ समझने में पता है एक प्रॉब्लम आती है। अभिलेख जो लिखा हुआ है, किसी पत्थर पर लिखा हुआ है या किसी चीज़ पर लिखा हुआ है, उसमें जो लिखा हुआ है वो कौन सी भाषा लिखी है और कौन सी लिपि लिखी है। अगर भाषा और लिपि समझ ना आए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, फिर तो अभिलेख को समझ ही नहीं सकते, फिर तो एक नई प्रॉब्लम हो गई। अगर बच्चों आपको भाषा और लिपि भी नहीं है पता है तो बता देता हूँ। भाषा वो होती है जो हम बोलते हैं, लैंग्वेज। लिपि जिसमें हम लिखते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैं राहुल छतरालिया हूँ, तो ये जो मेरी भाषा है ये भाषा है हिंदी, और ये जो लिख रहा हूँ मैं ये है लिपि है देवनागरी, ठीक है, लिपि मेरी देवनागरी है। अगर मैं ऐसे लिखूँ, मैं राहुल छतरालिया हूँ, ठीक है, लैंग्वेज तो मेरी हिंदी रहेगी, लेकिन लिपि कौन सी हो गई, रोमन लिपि, जिसमें हम इंग्लिश लिखते हैं। तो हो गया ना सारा चेंज। तो हमें लिपि का ज्ञान भी होना जरूरी है, भाषा और लिपि। भाषा और लिपि का ज्ञान जब तक नहीं होगा हमें समझ नहीं आएगा। और बच्चों जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं ना, 600 BC से 600 AD के बीच, अगर इस टाइम की जानकारी प्राप्त करनी थी तो अभिलेखों से जानकारी प्राप्त करनी थी, ठीक है। और अभिलेख कब तक समझ नहीं आएंगे, जब तक भाषा और लिपि समझ नहीं आएगी। तो ये भी काम करना था कि भाषा समझो और लिपि समझो। लेकिन एक बंदा आया जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम है, जेम्स प्रिंसेप। उसने भाषा को भी समझ लिया और लिपि को भी समझ लिया, उससे अभिलेख समझने आसान हो गए। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो बनेगा, अगला क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा कि जेम्स प्रिंसेप का भारतीय इतिहास अध्ययन में क्या योगदान है। क्वेश्चन
देखो बच्चों, राइटिंग भले ही बेकार हो लेकिन आप सब समझते रहो और मेरी बातें सुनते रहो। देखो वीडियो को पूरे देखने वाले ही बच्चे वीडियो को देखा करें, ठीक है। पूरी वीडियो देखने से ही आपको समझ आएगी और आपकी हेल्प होगी। अभी कंडीशन सही नहीं होने वाली है कोरोना, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी पड़ेगी। इस चीज़ का आप एक तरीके से आदत डाल लो। यूट्यूब पे वीडियो देखो मेरी, या और किसी की भी देख सकते हो, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो पूरी वीडियो देखो, ठीक है। नहीं भी आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि सर ये प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो जो क्वेश्चन बनता है वो है जेम्स प्रिंसेप का भारतीय इतिहास अध्ययन में क्या योगदान है। तो क्या योगदान है? सबसे पहले तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे बच्चों? जेम्स प्रिंसेप एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। कहाँ के अधिकारी थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, ठीक है। और उन्होंने भारतीय इतिहास में क्या योगदान दिया? योगदान जो था बच्चों उनका, उन्होंने क्या किया? 1830 में ब्राह्मी, 1830 में भारतीय अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई, ठीक है, ठीक है बच्चों। और उस समय जो उन्होंने अभिलेख पढ़े, या कौन सी वो 2 लिपियों को पढ़ने में सफलता पाई, वो थी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, ठीक है। ब्राह्मी और खरोष्टी भारतीय इतिहास में जितने भी लिखे हुए हैं अभिलेख हैं, वो कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं, ठीक है। ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए। तो ये आपको समझ आया होगा। अब चैप्टर का मेन भाग शुरू कर देते हैं, ठीक है। वीडियो में बने। तो चलिए बच्चों, अब चैप्टर का मेन जो हिस्सा है महाजनपद, मेन जो हिस्सा है महाजनपद, वो पढ़ लेते हैं हम। वो क्या होते हैं, क्या क्या उनमें चलता था, वो सारी चीज़ पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो महाजनपद ही है। तो क्वेश्चन हमारा जो बनेगा वो बनेगा महाजनपद किसे कहते हैं और उनकी विशेषता, ठीक है, और उनकी विशेषताएं, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चों, महाजनपद आप सबको पता होगा, आपकी टीचर पढ़ा रही होंगी तो आपको पता होगा। नहीं पता तो हम उसी काम के लिए यहाँ पर आए हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो बच्चों, महाजनपद जो बड़ा इजी है। महाजनपद क्या थे? देखो, ये जनपद जो है ना, जनपद वो 2 शब्दों को मिला करके बना है, जन और पद। जन का मतलब लोग और पद का मतलब पैर, यानी कि जहाँ पर लोग अपने पैर रखते थे, यानी कि जहाँ पर जाकर के लोग बस जाते थे उस टाइम पर, 600 ईसा पूर्व के टाइम, ठीक है। जहाँ पर लोगों ने अपने पैर रखे और लोग आकर के बस गए, उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया जनपद, ठीक है। और जो बड़े जनपद होते थे, बड़े नगर होते थे, उनको क्या कहा जाता था? महाजनपद, ठीक है बच्चों। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, इन क्योंकि ये समकालीन थे, बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध धर्म और जैन धर्म उसी टाइम आए, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। कितने महाजनपदों के बारे में मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में। और 16 महाजनपदों के बारे में भी बच्चों जो मेन थे वो था मगध, सबसे मेन था। कौन था सबसे मेन? मगध। उसके साथ साथ अन्य 15 थे, जैसे कुरु, पांचाल, गांधार, वज्जी। तो ये बहुत सारे अलग अलग 16 महाजनपद थे। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद करना मगध सबसे शक्तिशाली था। इसीलिए क्वेश्चन आता है पेपर में कि मगध के शक्तिशाली होने के पीछे के कारणों का वर्णन कीजिए, और 4 नंबर में आता है। आगे समझाऊंगा, बने रहे वीडियो में। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप महाजनपद की मीनिंग समझ गए, उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। महाजनपदों में बच्चों क्या होता था? राजा का शासन होता था। किसका शासन होता था? राजा का। राजा का शासन होता था बच्चों।
लेकिन एक अपवाद भी मिला है। कहीं कहीं पर क्या होता था, कहीं कहीं महाजनपद पर समूह शासन करता था। समूह शासन यानी कि कोई राजा शासन नहीं करता था, एक समूह के लोग शासन करते थे। ठीक है, समूह बनाकर लोग शासन करते थे, यानी कि थोड़ी सी ना लोकतांत्रिक विशेषता थी। अब देखो भारत में कब से लोकतंत्र है, थोड़ी सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। तो वो सिर्फ एक जगह मिला, वो है वज्जी। ठीक है, वज्जी में क्या करता था, राजा शासन नहीं करता था, बाकी में सब में राजा शासन करता था, लेकिन वज्जी में नहीं करता था। वज्जी में कौन शासन करता था, एक समूह शासन करता था। ठीक है बच्चों, और इसकी जो अगली विशेषता है महाजनपद की, उनकी सबकी राजधानी होती थी। ठीक है, एक एक राजधानी, सबकी राजधानी मिली। ठीक है, राजधानी बेसिकली बच्चों क्या होता है, राजधानी से किसी देश या किसी प्रदेश या किसी महाजनपद का जो सारा ऑफिशियल काम होता है ना, वो वहाँ की राजधानी से ही होता है। जैसे तुम इंडिया में देखोगे, इंडिया की राजधानी क्या है, दिल्ली। दिल्ली में सब कुछ है, राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर संसद है, सब कुछ है। मेन काम कहाँ से, यानी कि पूरा देश ऑपरेट कहाँ से हो रहा है, वो हो रहा है राजधानी से, दिल्ली से। ठीक उसी तरीके से महाजनपदों की राजधानी से भी पूरा जो महाजनपद था वो कंट्रोल होता था। ठीक है बच्चों, उसके साथ साथ बच्चों महाजनपद में नौकरशाह भी होते थे। नौकरशाह, अमित शाह नहीं, नौकरशाह। कभी तुम अमित शाह समझ लो, ठीक है, हाँ गलत नहीं बोलेंगे हम किसी के बारे में। नौकरशाह, नौकरशाह का मतलब बच्चों ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो मंत्री होते हैं, महामंत्री होते हैं या सिपाही होते हैं। किसी भी राज्य को चलाने के लिए मंत्रियों की भी आवश्यकता पड़ेगी, सिपाहियों की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या करना है, कर वसूलना है, दूसरे देश पर आक्रमण करना है, नीतियाँ बनानी है। ठीक है, आई बात समझ में। तो नौकरशाह भी होते थे। और उसके साथ साथ बच्चों क्या होता था, महाजनपद में राजा का कार्य, राजा का कार्य तुम समझ सकते हो, कर वसूलना। ठीक है, अपने राज्य में काम करवाना, समझ रहे हो, और किसी या किसी अन्य राजा पर आक्रमण कर देना, ये भी राजा का कार्य होता था। तो ये बच्चों कुछ विशेषताएं थी जो महाजनपद के बारे में आपको बताती है। ठीक है, अगर आप और पॉइंट लिखना चाहते तो वहाँ पर सेना भी होती थी। ठीक है, अलग अलग पॉइंट बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जब महाजनपदों की बात हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर महाजनपद कौन था, वो था मगध। तो अब हम क्वेश्चन हमारा जो बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। ऐसे क्या कारण थे कि वो 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा ताकतवर महाजनपद बन गया, जानना जरूरी है ना। तो बने रहे वीडियो में, अगला क्वेश्चन हमारा यही होगा। अगला जो बच्चों हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मगध के शक्तिशाली होने के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा मगध के शक्तिशाली होने के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों सबसे पहले मगध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, मगध की जो स्थापना की थी वो की थी बृहदर्थ ने। ठीक है, और इसका जो अंतिम शासक था वो था धनानंद। ठीक है, धनानंद। और धनानंद को हराने के बाद, धनानंद को किसने हराया, धनानंद को हराया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो किसका शिष्य था, जो चाणक्य का शिष्य था। तो ये मगध का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। मगध के ख़त्म होते ही मौर्य साम्राज्य शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, ऐसे क्या कारण थे कि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद पर बन गया। तो जो सबसे पहला कारण था वो था बच्चों वहाँ की उपजाऊ जमीन, मिट्टी, जिसके कारण अच्छी फसलें हो जाती थी। देखो मगध गंगा नदी के किनारे बसा, गंगा नदी के किनारे बसने से क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी थी। उसके साथ साथ बच्चों लोहे का अधिकतम प्रयोग किया उन्होंने।
लोहे का अधिकतम प्रयोग इसलिए किया क्योंकि लोहे की उपलब्धता थी वहाँ पर अधिक, ठीक है, लोहे की खदानें थी, या इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो, लोहे की खदानें। लोहे की खदानें होने से वो लोहे के हथियार बना सकते थे, अन्य उपकरण बना सकते थे, और उनको अपनी सेना में भी यूज़ करते थे, जिससे उनकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती थी, और उनको बेच भी देते थे, ठीक है। और वहाँ पर क्या था बच्चों, हाथियों की उपलब्धता, ठीक है, उनकी सेना में हाथी होने से उनकी शक्ति कई ज़्यादा गुना बढ़ जाती थी। उपलब्धता या अन्य कार्य करने के लिए भी हाथी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी, लोहे की खदानें, हाथियों की उपलब्धता, और उसके साथ साथ बच्चों अगला जो कारण था वो था नदियों की उपलब्धता। देखो बच्चों, नदियों होने से एक तो उनकी उपजाऊ ज़मीनें हो गई, सिंचाई के लिए पानी भी मिलने लगा, और उसके साथ साथ क्या हुआ, वो व्यापार के लिए या आवागमन के लिए, आने जाने के लिए नदियों का प्रयोग करते थे, जिससे उन्हें फ़ायदा हो रहा था, नदियों की उपलब्धता थी। और उसके साथ साथ बच्चों शासकों की नीति। देखो, किसी भी देश को सुधारने में या बिगाड़ने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका रहता है, वो रहता है राजाओं का। तो राजाओं की भी ऐसी नीति रही जिन्होंने मगध को शक्तिशाली बनाया। बौद्ध ग्रंथ में या जैन ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है, जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु बड़े ही महत्वाकांक्षी शासक हुए, जिसके वजह से मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना। तो ये 4 नंबर में पक्का आता है, ये पॉइंट आप 5 पॉइंट इसके नोट कर सकते हो। उपजाऊ मिट्टी, लोहे की खदानें, हाथियों की उपलब्धता, नदियों की उपलब्धता और शासकों की नीति, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मगध के बाद हमारा क्या आता है, मौर्य साम्राज्य आता है। जैसा कि मैंने बच्चों आपको कहा कि अगला क्वेश्चन हमारा मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ होगा, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। देखो बच्चों, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की ना, वो किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य। जो किसके शिष्य थे, वो चाणक्य के शिष्य थे। चाणक्य के शिष्य थे, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है। और बच्चों, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त ने स्थापना करी, लेकिन मौर्य साम्राज्य जो अपने पीक पॉइंट पर पहुंचा, अपने जो चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, वो किसके काल में पहुंचा, वो पहुंचा अशोक के काल में। किसके काल में पहुंचा, अशोक के टाइम में। देखो बच्चों, अशोक बड़ा ही इम्पोर्टेंट राजा था। आपने जो जेम्स प्रिंसेप के बारे में मैंने बताया ना, जेम्स प्रिंसेप ने जो अभिलेख खोजे ना, उन पर अशोक के एक और नाम पाया। अशोक को क्या कहा जाता था वहाँ पर, पियदसी भी कहा जाता था। ऐसा किसने पाया, ऐसा पाया जो तुम्हारा जेम्स प्रिंसेप था। पियदसी मतलब प्रिय दिखने वाला, या प्रिय, जो लोगों का प्रिय हो। क्यों, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखो बच्चों, अशोक ने जो मगध साम्राज्य था ना, उसको बहुत ज़्यादा फैलाया। अगर आप उत्तर पश्चिम की तरफ देखोगे तो अफगानिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक। बलूचिस्तान बच्चों पाकिस्तान में पड़ता है, और नीचे अगर तुम दक्षिण में देखोगे तो उड़ीसा तक, उड़ीसा जिसको कलिंग कहा जाता है, ठीक है। कलिंग युद्ध होने के बाद बच्चों अशोक ने ना सारी अहिंसा छोड़ दी थी, और कलिंग के बाद वो इतना दुखी हुआ कलिंग युद्ध देखने के बाद कि इतनी ज़्यादा मात्रा में हत्याएं हुए हैं, लोग मरे हैं, तो उसका मन परिवर्तन वहीं से हो गया और उसने अहिंसा का मार्ग छोड़ दिया। शायद इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि उसने पूरा भारत जीत लिया था, उसके पास जीतने को बचा ही क्या था, ठीक है। तो उसने सोचा कि अब अहिंसा के मार्ग पर ही चलना बेटर है। उसने सारी लड़ाई झगड़े कलिंग युद्ध के बाद छोड़ दी थी, ठीक है। और बच्चों, एक तो उसने क्षेत्र विस्तार बहुत ज़्यादा किया, मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार, ठीक है। देख रहे हो आप, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और यहाँ से लेकर के उड़ीसा तक, यहाँ तक क्या किया, क्षेत्र विस्तार किया। उसके बाद बच्चों उसने क्या किया, अपने नागरिकों के भले के लिए, अच्छाई के लिए धम
धम्म जो बेसिकली बच्चों जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे नैतिक सिद्धांत है, धम्म की शिक्षा दी, ठीक है। और बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। बौद्ध धर्म का प्रचार किया, लोगों को अहिंसा, चोरी ना करना, यानी कि नैतिक सिद्धांत सिखाने लगा, बड़ों का आदर करना। उसके लिए उसने बहुत सारे अभिलेख छपवाए, ठीक है। और उसने तीसरी बौद्ध की महासभा भी कराई, तीसरी संगति अशोक ने ही कराई थी, ठीक है। तो अशोक एक इम्पोर्टेंट राजा था, लेकिन बच्चों ऐसा क्या कारण था कि अशोक ने अपना क्षेत्र विस्तार, अगर आप मैप पर देखोगे तो आप पाओगे, अगर भारत का कुछ इस तरीके का अगर आप मैप देखोगे तो पाओगे बच्चों, यहाँ से लेके जो अफ़गानिस्तान आता है ना और इधर बलूचिस्तान, यहाँ से लेके इतना बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था। एक बार मैप पर चेक करने की कोशिश करना, गूगल पर सर्च करना तो आपको पता चलेगा। तो बच्चों ये जो क्षेत्र विस्तार हुआ या अशोक के टाइम पर उसके साम्राज्य में तरक्की हो रही थी, उसके पीछे क्या रीज़न था? उसके पीछे क्या रीज़न था? उसके पीछे जो बच्चों रीज़न था ना, वो था उसकी प्रशासनिक व्यवस्था। क्या रीज़न था? प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब बच्चों उसके शासन करने का तरीका, ठीक है। उसके सैनिक या उसकी जो व्यवस्था, उसने जो प्रशासन या शासन करने की जो व्यवस्था बनाई थी ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट थी, जिसके कारण अशोक इतना महान शासक हुआ कि जिसने क्षेत्र विस्तार अपना पूरे भारत पर रखा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक विशेषताओं के बारे में जानकारी दीजिए। तो जुड़े रहिए, ये क्वेश्चन भी जान लेंगे।